हमारा सेकेंड यूनिट है वोकेबलरी डेवलपमेंट, तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. Introduction. Like bricks, when laid out properly, correctly, and with some imagination, can build up simple walls or complex design for buildings and mansions, not to talk of other structures. Similarly, a language user uses different words to construct sentences. जैसे कि bricks होती है जो कि laid out properly या correctly and with some imagination can build up simple walls. तो किसी की imagination एक simple walls भी build up कर सकती है और complex designs फॉर बिल्डिंग्स या किसी भी बिल्डिंग्स या मेंशन के लिए डिजाइन. नॉट टू टॉक ऑफ अदर स्ट्रक्चर, अगर हम किसी और स्ट्रक्चर की बात ना करें. सिमिलरली अ लैंग्वेज यूजर्स यूजेस डिफरेंट वर्ड्स. अगर हम देखें तो एक लैंग्वेज जो यूजर होता है वो अलग अलग वर्ड्स का यूज करता है टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए. बोथ सिंगल वर्ड सेंटेंसेस और लॉन्गर वंस, या तो कोई सिंगल वर्ड सेंटेंसेस हो या तो कोई बड़ा सेंटेंसेस हो, लॉन्गर वंस. बट जस्ट एज ब्रिक अलोन आर नॉट एडुकेट एंड दे नीड टू बी स्ट्रेंथेंड बाय यूज ऑफ मोटर कंक्रीट मिक्सचर, सिमिलरली वर्ड्स अलोन मे नॉट बी एडुकेट. जैसे कि हमारी जो ब्रिक्स होती है वो कभी भी अकेले एडुकेट नहीं होती है, मतलब अकेले वो नहीं होती है कि वो एक बिल्डिंग को खड़ा कर सके. तो उनको जैसे किसी भी स्ट्रेंथन की जरूरत है, जैसे मोटर की या कंक्रीट मिक्सचर की जरूरत होती है, उसी तरीके से जो हमारा वर्ड है उसको भी जरूरत होती है किसी चीज की, वो भी अकेले काम नहीं कर सकता. द appropriacy of the word chosen, the word order in which it is placed, the nuance of the meaning, everything play an important role. जैसे कि appropriacy होनी चाहिए उस वर्ड को चूज की कि हमने क्या वर्ड चूज किया है, किस ऑर्डर में चूज किया है, किस ऑर्डर में हम उसे प्लेस करें, उसका मीनिंग क्या है, सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इन दिस लेसन we will read how words oral or written are gradually learned and how a learner over the years adds to the initial word base. तो इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे रीड करेंगे कि जो ओरल और रिटन वर्ड्स है वो कैसे रीड किए जाते हैं, और आर ग्रेजुअली लर्न एंड हाउ अ लर्नर कैसे लर्न किए जाते हैं, और कैसा लर्नर ओवर द इयर्स एड्स टू इनिशियल वर्ड बेस, और कैसे वो इनिशियल वर्ड बेस को ऐड करेंगे. Active and passive vocabulary. Just think for a moment, can you use all the words the moment you have heard them or have read them once? एक बार सोचो, कुछ सोचो. जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या तुम बता सकते हो कि तुम सारे वर्ड यूज कर सकते हो जो तुमने सुने और जो तुमने रीड करे एक बारी में? डू यू यूज ऑल द अनफेमिलियर वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच यू हैव गेस्ड व्हाइल रीडिंग और लिसनिंग? क्या तुम सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो अनफेमिलियर, जो जिनका मीनिंग होता है जो तुमने गेस किया है, और या तुमने रीडिंग या लिसनिंग करते हुए जो वर्ड्स गेस किया है, क्या तुम उसको यूज कर सकते हो इन योर स्पीच और राइटिंग, किसी भी स्पीच या राइटिंग में? सम वर्ड्स यू मे, सम यू माइट नॉट. कुछ वर्ड हम यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं. बट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज वर्ड्स इफ यू हियर और रीड देम अगेन एंड अगेन. बट हम उसे अंडरस्टैंड करना या समझना स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम उसे बार बार सुनेंगे या पढ़ेंगे. आर लिसनिंग एंड रीडिंग वोकेबलरी इज मच मोर देन आर स्पीकिंग और राइटिंग. जो हमारी सुनने की और जो हमारी रीडिंग जो वोकेबलरी है वो ज्यादा है हमारी स्पीकिंग और राइटिंग वोकेबलरी से. द वर्ड्स दैट यू कैन यूज अप्रोप्रिएटली व्हेन यू से और राइट समथिंग फॉर्म व्हाट इज नोन एज योर एक्टिव वोकेबलरी. जो वर्ड्स हम अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं अपनी कुछ बोलने में या कुछ लिखने में, तो उन वर्ड को हम एक्टिव वोकेबलरी बोलते हैं. And those that you have an idea or of or can guess the meaning of but cannot use confidently form a part of your passive vocabulary. और कुछ आइडियाज जो हमें आते हैं, हम जिनका मीनिंग गेस करते हैं और जिनको हम कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर सकते, वो हमारे पैसिव वोकेबलरी में आते हैं. आर एक्टिव वोकेबलरी इज मोर लिमिटेड. जो हमारी एक्टिव वोकेबलरी होती है बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, मतलब उसमें बहुत कम स्मॉलर होती है, मतलब वो. देन आर पैसिव वोकेबलरी से छोटा होता है. As students, we try our best to increase the repertoire of both active and passive vocabulary. हम जैसे स्टूडेंट जो, तो हम अपना बहुत ज्यादा बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम इंक्रीज कर सके दोनों एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी की रेपोर्टरी, एंड ग्रेजुअली ट्राई टू कन्वर्ट आर पैसिव इनटू आर एक्टिव वोकेबलरी. और ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी पैसिव वॉइस को, पैसिव वोकेबलरी को एक्टिव वोकेबलरी में चेंज करने की. चेक योर प्रोग्रेस वन. कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें ये कुछ सेंटेंसेस रीड करने हैं. आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ गुलमोहर ट्री. Pari, my 5-year-old granddaughter, wants to wear blue jeans all the time. She
cries loudly whenever her parents ask her to put on a frock, however beautiful. Look at the underlined words carefully. हमें जो underlined words है उनको ढंग से देखना है, carefully देखना है once again. Even as isolated discrete words, they carry some meaning. मतलब एक word की तरह उनके कुछ meaning है, अपने अलग meaning है. These words, if you observe carefully, are nouns. अगर हम इन्हें ढंग से देखें, ऑब्जर्व करें, तो इनमें से बहुत सारे वर्ड नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स है. दीज आर कॉल्ड कंटेंट वर्ड्स. इन्हें हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं. ऑन दी अदर हैंड, द वर्ड्स विच आर नॉट अंडरलाइन आर फंक्शन. और जो वर्ड हमने अंडरलाइन नहीं करे हैं उन्हें हम फंक्शन वर्ड्स कहते हैं. जैसे कि अगर हम ब्यूटीफुल वर्ड देखें तो ब्यूटीफुल के अंदर हमारा अंडरलाइन हो रखा है, तो ब्यूटीफुल एक वर्ड तो है ही, लेकिन उसका एक अपना अलग मीनिंग भी है. तो वो हमारे कंटेंट वर्ड्स आ जाते हैं. और जिनमें जैसे हमने अंडरलाइन नहीं करा हुआ, वो हमारे फंक्शन वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे कंटेंट वर्ड्स के साथ यूज होते हैं. दीज वर्ड्स आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज एंड कैरी सम ग्रामेटिकल मीनिंग. जो ये हमारे वर्ड्स है फंक्शन वर्ड, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये अपने अंदर कुछ ग्रामेटिकल मीनिंग को इन्वॉल्व करके रखते हैं या कैरी करके रखते हैं. दीज वर्ड्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर वर्ड्स. इन वर्ड्स को हम स्ट्रक्चर वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके बिना अगर हम यूज करेंगे तो हमारा कुछ भी सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा. आर मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये मॉडल भी कह सकते हैं हम इन्हें, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन भी कह सकते हैं. न्यू लर्नर्स लर्न कंटेंट वर्ड्स फर्स्ट. जो नए लर्नर होते हैं, जो कि जिन्होंने अभी पढ़ना या लर्न करना स्टार्ट करा है, वो सबसे पहले कंटेंट वर्ड्स को लर्न करना स्टार्ट करेंगे. द लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स आर. कुछ हमारी जो उसके वर्ड्स की लिस्ट है वो ये है. Are open in the sense that new words are added to the list over the years. वो open है हमारी लिस्ट, ताकि जो हमारे नए वर्ड्स है सालों तक उसमें ऐड होते रहे. जैसे कि एग्जांपल, थिंक ऑफ द वर्ड हेलीपैड और स्मार्टफोन. अगर हम एक वर्ड का थिंक करें, जैसे कि हेलीपैड और स्मार्टफोन, डिड दीज वर्ड्स एग्जिस्ट सम 100 years ago. क्या ये शब्द थे जो 100 साल पहले थे. Why were these words added to the list of words that are so commonly used today. ये वर्ड्स क्यों आज हमारे ऐड किए गए हैं आज जो हम यूज करते हैं. थिंक और राइट योर आंसर हियर. सोचो और अपना आंसर यहाँ पर लिखो. ऑन दी अदर हैंड, फंक्शन वर्ड्स आर अ मच स्मॉलर सेट. अगर दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे फंक्शन वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक स्मॉलर सेट होता है. ऑल्दो मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड द वर्ड लिस्ट इज क्लोज. ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, और जिसमें वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड लिस्ट होती है वो क्लोज होती है. दैट इज नो न्यू डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट. मतलब कोई भी नए डिटरमाइनर्स और जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं वो इसमें हम ऐड नहीं करते हैं. Some difficulties in learning English vocabulary. Learners of English as second language may find a few stumbling blocks in mastering this language. In this section, we shall look at a few of these difficulties. जो नए learners हैं English के, जो कि उसे second language की तरह लर्न कर रहे हैं, उन्हें कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मिलेंगे अपने पहले लैंग्वेज को मास्टरिंग करने के लिए. इस सेक्शन में हम वही चीज पढ़ेंगे कि हमें क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. वन वर्ड मैनी मीनिंग. होमोनियम्स. जो हमारे होमोनियम्स होते हैं जिनके एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं. Homonyms are words which have the same spelling and pronunciation but different meaning. Homonyms हमारे वो वर्ड होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग भी होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब उन्हें हम बोलते भी एक सही उसी तरीके से, लेकिन जो उनके मीनिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं. इन दी फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड क्लब हैज डिफरेंट मीनिंग. अगर हम नीचे एक सेंटेंस देखें तो जो उसमें वर्ड है क्लब, उसके अलग अलग मीनिंग है. जैसे कि एज अ चाइल्ड यू माइट हैव गॉन टू अ लोकल क्लब इन योर कॉलोनी. जब तुम चाइल्ड थे तो तुम अपनी जो लोकल क्लब था अपनी जो कॉलोनी में वहां जाते होंगे. यू माइट हैव सीन द पिक्चर ऑफ भीम विद अ क्लब इन हिज हैंड. तुमने एक पिक्चर देखी होगी भीम की, जो कि उसके हाथ में क्लब है, उसके हाथ में, महाभारत में सीरियल में, जो टेलीविजन में हमने देखा है. एंड इफ यू प्ले कार्ड्स, अगर हम कार्ड्स प्ले करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, यू हैव टू डील विद क्लब्स इन द पैक. तो हमें पैक के अंदर क्लब्स के साथ डील करना पड़ता है. यू माइट सजेस्ट टू अ स्टूडेंट क्लब टू पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेक द राइटिंग मोर कॉम्पैक्ट. हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हम वो 2 पैराग्राफ्स को एक साथ क्लब करें और उसको रीडिंग करना आराम से स्टार्ट करें. तो इसमें हमारे हर क्लब के अलग अलग मीनिंग. जैसे फर्स्ट था
तो वो एक लोकल क्लब होता है, जैसे हम जाते हैं क्लब में, जो हमारी कॉलोनी में होता है। जो हमारा सेकंड थी जो पिक्चर, भीम एक क्लब ले रखा है उन्होंने अपने जो महाभारत है उसमें अपने हाथ में। अगर हम कार्ड्स प्ले करते हैं तो उसमें अलग अलग क्लब होते हैं, जैसे डायमंड और ये सब क्लब होते हैं उसमें अलग अलग। और अगर हम बच्चे को बोलते हैं तो कहने का मतलब ये कि हम दो पैराग्राफ को एक साथ ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, क्लब करने के लिए बोल रहे हैं। अ क्लब इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट। जो हमारा क्लब है एक एसोसिएशन है पीपल का, जो कि जिसके अंदर सब कॉमन इंटरेस्ट आता है, जो कि फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है। हमारे सेकंड सेंटेंस का हमारा जो मतलब है, क्लब इज अ हैवी स्टिक। एक जो क्लब है वो एक हैवी स्टिक है, मतलब भारी सी लकड़ी है, विद अ थिक एंड, जिसका एक जो एंड है वो बहुत ज्यादा मोटा है, और वो एक वेपन की तरह काम करती है हमारी, जो कि भीम ने पकड़ी हुई है अपने हैंड में। मतलब गदा टाइप की या कुछ सूटर टाइप का बोल सकते हैं। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो एक क्लब इज वन ऑफ द फोर सूट। जो फोर हमारे सूट होते हैं उसका जो क्लब होता है उसके लिए यूज किया गया है। और जो फोर्थ सेंटेंस है उसका मीनिंग होता है कंबाइन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कुछ अनदर एग्जांपल लेते हैं। शी वेंट टू हर रूम एंड ले डाउन ऑन द बेड। वो अपने कमरे में गई और अपने बेड पर लेट गई। माय हस्बैंड इज बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द पेंसीज। मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा बिजी है बेड को प्रिपेयर करने के लिए पेंसीज के लिए। हीट द करी थोरोली एंड सर्व इट ऑन अ बेड ऑफ राइस। हीट को मतलब सॉरी करी को बहुत ज्यादा हीट करो, ताकि हम उसको राइस के बेड पे, मतलब राइस में हम उसको सर्व कर सकें। तो इन तीनों का अलग अलग मतलब है अपना। तो कहने का मतलब ये कि बेड एक है, वर्ड एक है, उसका प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग है, तो हम इसे होमोनियम्स बोलते हैं। यू विल नोटिस दैट द वर्ड बेड हैड डिफरेंट मीनिंग्स इन द एग्जांपल्स गिवन अबव। आपने नोटिस किया होगा कि जो बेड है उसके अलग अलग मीनिंग है, जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़े। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। हम उसकी जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट से हम समझ सकते हैं, इन विच द वर्ड हैज बीन यूज, किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया है। एग्जाम्पल, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वो हमारा एक फर्नीचर के पीस में यूज किया गया है। इन द सेकंड सेंटेंस द कॉन्टेक्स्ट इज द एरिया इन अ गार्डन सो दैट द प्लांट्स कैन बी ग्रोन। तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है कि हम एक प्लांट्स ग्रो कर एक गार्डन बना रहे हैं, ताकि जो प्लांट्स है वो आराम से ग्रो कर सके। Whereas a bed of rice in a recipe would mean a layer of rice। और बेड ऑफ राइस का मीनिंग है एक रेसिपी में कि हम एक लेयर रख रहे हैं राइस की, उसके ऊपर हम करी को सर्व कर सके। These contexts give the clues about the meaning of the word bed or club। तो जो हमारे मीनिंग्स है, जो क्लूज है हमारे जो दिए गए मीनिंग के लिए, जो वर्ड और बेड के लिए दिए गए हैं, बेड और क्लब के लिए, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बोल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। रीड द एग्जांपल्स गिवन अबव अगेन एंड लुक एट द वर्ड्स दैट गिव यू द क्लूज अबाउट द सिचुएशन। दोबारा से उन एग्जांपल्स को रीड करो जो कि ऊपर दिए गए हैं, उन वर्ड्स पर देखो जो हमारे क्लूज दिए गए हैं सिचुएशन के लिए। इन इंग्लिश देयर आर मेनी सच वर्ड्स। इंग्लिश में हमारे कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ जिनकी स्पेलिंग जो होते हैं बिल्कुल सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो उनकी मीनिंग होती है बहुत ज्यादा अलग अलग होती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब हमारा आता है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। डज लैंड एन ईयर टू समवन मीन द सेम एज टू लैंड समवन मनी। अगर हम डज लैंड ऑन ईयर टू समवन मीन्स द सेम एज टू लैंड समवन मनी, अगर हम किसी के ईयर पे लैंड होते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है कि हम किसी की मनी पे लैंड है, मतलब किसी की मनी पे हम डिपेंडेंट है। व्हाट डज फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन। हमारा हैंड से माउथ का क्या मतलब होता है। व्हाट डज फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन। व्हाट इज योर फैमिली इज द एप्पल ऑफ योर आई की, हु इज योर फैमिली इज द एप्पल ऑफ योर आई। कौन सी तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हारी एप्पल है तुम्हारी आइस के लिए। और व्हाट इज टू हैव अ ग्रीन थंब, और क्या मतलब होगा ग्रीन थंब का। एज एन एक्सपीरियंस यूजर ऑफ द लैंग्वेज यू नो द मीनिंग ऑफ सच आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यूजर है लैंग्वेज के तो हमें इनका मीनिंग पता होगा कि आइडोमेटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। एंड यू आर वेल अवेयर दैट दीज फ्रोजन एक्सप्रेशन मीन समथिंग। और हमें इसका हम बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि इन फ्रोजन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, मतलब इनका क्या मतलब होता है। विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, जिनका बिल्कुल अलग, वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल इंडिविजुअल वर्ड से। द मीनिंग कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड। जो मीनिंग होता है वो कभी भी एक सिंगल वर्ड से डिराइव नहीं किया जाता एंड मस्ट बी लर्न एज अ कंप्लीट यूनिट। और उसको एक पूरी कंप्लीट यूनिट की तरह
पढ़ना होता है, मीनिंग को बिल्कुल कंप्लीट यूनिट की तरह पढ़ना होता है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज एक्वायर्ड स्लोली, और जो ये अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है, एंड विद कांस्टेंट कांटेक्ट विद द लैंग्वेज। और ये हम तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी समझ सकते हैं अगर हमारा कांस्टेंट कांटेक्ट है लैंग्वेज के साथ। Formal, informal expression, approve, disapprove. Levels of formality and the connotations of some words also pose practical problems for students of a second language. जो हमारे levels होते हैं formality के और connotations के किसी भी words के लिए, वो बहुत ज़्यादा practical problems create करते हैं students के लिए, मतलब second language को learn या पढ़ने में. In learning a new language there is a tendency to use a more फॉर्मल लैंग्वेज. अगर हम कोई भी नई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या लर्न करना सीख रहे हैं, तो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि हम ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें इन नॉर्मल कन्वर्सेशन सिचुएशन. अगर कुछ नॉर्मल हमें कन्वर्सेशन करनी है तो उसमें हम ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, या वाइस वर्सा, मतलब या तो हमें फॉर्मल का यूज करना चाहिए या तो फिर नॉर्मल का यूज करना चाहिए. यूज अ स्लैंग और कोलोकियल एक्सप्रेशन इनअप्रोप्रिएटली, मतलब हमें स्लैंग या कोलोनियल एक्सप्रेशन का यूज करना चाहिए. सिमिलरली द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेशंस ऑफ सम वर्ड्स माइट क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू. उसी तरीके से जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कोनोटेशंस है किसी भी वर्ड्स के लिए, वो हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं. यू ऑल नो हाउ वी अपलॉड द फॉर्मनेस, डिटर्मिनेशन और रिजोल्यूटनेस of people we like, whereas we deplore the stubbornness, obstinacy and figureheadedness. हमारे जो वर्ड्स है, हम ये जानते हैं कि हम अपलॉड कैसे करते हैं फर्नेंस को, डिटर्मिनेशन को, रिजॉल्वनेस को किसी भी पीपल के लिए, और उसी तरीके से डिप्लोर करते हैं सब स्टबर्न्स को, ऑब्स्टिनेंसी को एंड पिगहेडेंस को. टर्म्स इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल, जो जो हमारे जो टर्म्स है ये हमारे लिए डिसअप्रूवल का काम करे, मतलब हम किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं करते तब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं या इनका कुछ मीनिंग यूज करते हैं. दोज whom we do not like in exactly the same situation, और जिनको हम मतलब सेम सिचुएशन में पसंद नहीं करते. सिमिलरली द सेम पर्सन कैन बी फैट और प्लम्प ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स, जो कि सेम पर्सन है वो किसी भी पर्सन के लिए फैट या प्लम्प हो सकता है अलग अलग पर्सन के लिए. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कैच सम सच न्यूसेंस ऑफ द लैंग्वेज. हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसे कैच करने में, जो ये हमारी न्यूसेंस है लैंग्वेज की, इसको समझने में या इसको पढ़ने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. अब हमारे आता है हाइफोनियम्स, जो हमने पहले होनोमियम्स पढ़े, अब हमारे आता है हाइफोनियम्स. ऑरेंज इज अ फ्रूट एंड सो इज एन एप्पल. जो हमारा ऑरेंज है वो भी एक फ्रूट है, और ऐसे ही हमारा जो एप्पल है वो भी एक फ्रूट है. मैंगो और बनाना भी हमारे एक फ्रूट है. द वर्ड फ्रूट इज अ superordinate while the name of the other fruits given above are the hyperform. जो हमारा वर्ड फ्रूट है, जो हमारा फ्रूट वर्ड है वो हमारा सुपर ऑर्डिनेट है, और जो हमारे फ्रूट्स के नाम है वो हमारे हाइफोनियम्स है. सिमिलरली लर्नर्स आर फैमिलियर विद डिफरेंट आइटम्स इन द वर्ल्ड अराउंड देम. तो जो हमारा लर्नर्स है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, या बहुत ज्यादा उनसे घुले मिले होते हैं डिफरेंट आइटम्स के लिए जो कि हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं. Given below are some example of this category of sense relationship. हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जो इस कैटेगरी के लिए सेंस रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. जिससे हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो आ गया क्लोथ्स, मतलब हमारा जो मेन पॉइंट है वो है क्लोथ्स. और जो हमारे हाइफोनियम्स है उसके अंदर आ गए शर्ट, ट्राउजर्स, फ्रॉक, कुर्ता. हमारा हमने मतलब सब चीजों के लिए हम क्लोथ्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हम क्लोथ्स के अंदर चाहते हैं कि क्या हम यूज करें तो वो हमारे हाइफोनियम्स हो जाते हैं. जैसे कि ट्रीज हो गया, ट्रीज हम सब चीज के लिए यूज करते हैं, कोई भी ट्री हो, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक ट्री का नाम बताने तो नीम, बैनियन, गुलमोहर, एसेसिया, तो ये हमारे हाइफोनियम्स हो गए. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, हमारे अलग अलग तरीके की कुकिंग के मेथड होते हैं, जैसे बॉयल, सिमर, बेक, रोस्ट, डीप फ्राई, स्टर फ्राई, सॉटे. तो ये हमारे सारे हाइफोनियम्स हो जाते हैं. कलर्स ब्लू, रेड, व्हाइट, क्रिम्सन, एक्वामेरियन, सी ग्रीन, ओक्रे, तो हमारे सारे और सबऑर्डिनेट और हमारे हाइफोनियम्स हो गए. अब आता है हमारा कोलोकेशन, जो कि पार्टनरशिप वर्ड होते हैं. व्हेन टू टर्म्स आर यूज्ड टुगेदर फ्रीक्वेंटली, जब भी हम कोई दो चीजें या दो वर्ड्स या दो टर्म्स एक साथ यूज करते हैं, दे आर सेड टू कोलोकेट, तो उनको हम कहते हैं कि वो कोलोकेट हो चुकी है. एग्जाम्पल
वी कैन यूज द वर्ड कलर इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कलर का, तो हम उसको हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव हो गया, तो हमारा आ गया ब्राइट कलर, फेवरेट कलर। अगर हम नाउन के लिए यूज करते हैं तो कलर ब्लाइंड, आई और हेयर कलर, कलर फिल्म, फोटोग्राफ, कलर टेलीविजन। तो ये हमारे सारे हो गया। प्रीपोजिशन में यूज करते तो इन कलर। तो जो ये हमारे कोलोकेट हो गए, जिसको हम कलर को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर रहे थे। अब हमारे आगे एंटोनियम्स, जो कि हमने पहले भी बचपन में हम पढ़ते थे 7th 8th में, जिनका मीनिंग होता है अपोजिट्स। द टर्म एंटोनियम इज यूज टू रेफर टू वर्ड्स विच हैव एन अपोजिट मीनिंग। एंटोनियम्स वो वर्ड होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है बिल्कुल उनसे अपोजिट होता है। बट देयर आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच कॉन्ट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ अ स्केल। कुछ लेकिन ऐसे वर्ड्स है जो कि पेयर किए गए हैं, जो कि जिनका कॉन्ट्रास्ट है वो एक स्केल के उससे होगा। एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड। हमारा हॉट बिल्कुल होता है गर्म, और कोल्ड मतलब होता है ठंडा। तो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। टॉल शॉर्ट, लंबा छोटा, इजी डिफिकल्ट, मतलब आसान और मुश्किल। दीज अपोजिट्स आर ग्रेडेबल। जो ये अपोजिट्स है हमारे ग्रेडेबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट हॉट कोल्ड water at two ends of a continuum, we get something like this। अगर हम हॉट और कोल्ड वाटर को दोनों एंड की तरफ रख दे, तो हमारा ये कुछ इस टाइप का निकल के आएगा। स्केल्डिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट, वार्म, ल्यूकवार्म, टेपेड, क्विट, कोल्ड और फ्रीजिंग कोल्ड। अगर हम एक स्केल देखें या साइकिल देखें, जैसे पहले बहुत ज्यादा गर्म है, उबलता, तो बहुत ज्यादा गर्म है, फिर उसके बाद उबलता पानी हो गया, उसके बाद गर्म पानी होता है, फिर उसके बाद ल्यूकवार्म गुनगुना, फिर टेपेड मतलब ठीक ठीक मीडियम, फिर हमारा ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। तो एक हमारी साइकिल से चल गई है ये। बट थिंक ऑफ अपोजिट्स मेल फीमेल। लेकिन हमें अपोजिट्स के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि मेल फीमेल। सच मीनिंग्स आर नॉन ग्रेडेबल। ये जो मीनिंग होते हैं ये नॉन ग्रेडेबल होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अ बॉय कैन नॉट बी अ गर्ल, मतलब एक जो बॉय है वो कभी भी गर्ल नहीं हो सकता। और अ डेड पर्सन कैन नॉट बी अलाइव, और जो हमारा डेड पर्सन है वो कभी भी अलाइव नहीं हो सकता। कहने का मतलब जैसे मेल और फीमेल, इसका मतलब अलग है, मेल और फीमेल। लेकिन कभी भी हमारा जो आदमी मतलब बॉय है वो कभी भी गर्ल नहीं हो सकता। और जैसे हम डेड पर्सन के लिए अलाइव यूज करेंगे, तो जो हमारा डेड पर्सन है वो कभी भी अलाइव या लिविंग नहीं हो सकता। अब हम आते हैं सिनोनिम्स पे। इसका मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, जिनका एक जैसा मीनिंग होता है। एवरी लैंग्वेज हैज ग्रुप्स ऑफ लेक्चुअल आइटम्स व्हिच आर वेरी सिमिलर मीनिंग। कुछ ऐसे लैंग्वेज ऑफ ग्रुप्स होते हैं जिनमें लेक्चुअल आइटम्स होते हैं जिनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, बट आर नेवर आइडेंटिकल, लेकिन कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एंग्री, अनॉयड, अपसेट, एंड ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए। एंड इरिटेटेड, यू मे बी सिनोनिम्स बट ईच वर्ड डिफर स्लाइटली फ्रॉम द अदर। ये सिनोनिम्स हो सकते हैं, मतलब इनका जो ये मीनिंग है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़े अलग है। एज अ टीचर यू हैव टू पे अटेंशन टू सिनोनिम्स। अगर हम टीचर है तो हमें बहुत ज्यादा अपनी जो अटेंशन है वो बिल्कुल सिनोनिम्स पे लगानी पड़ेगी। इफ यू विश टू एनकरेज योर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहते हैं, तो टू चूज अप्रोप्रिएट वर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। अगर उन्हें हमें एनकरेज करना है और उनको ये बताना है कि हमें किस राइटिंग में कौन से अप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए। Word building, affixation and compounding. Affixation. We can build new words in English by adding prefixes and suffixes to the base word. हम कोई भी नए वर्ड्स को बना सकते हैं इंग्लिश में, उसके उसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड करके। फॉर एग्जांपल टू द वर्ड मॉर्टल, अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि मॉर्टल वर्ड है, वी कैन यूज द प्रीफिक्स इम। अगर हम उसके प्रीफिक्स मतलब होता है जो आगे लगता है, अगर उसमें हम आई लगा दे, आई एम लगा दे, तो मेक अ न्यू वर्ड, तो उससे एक नया वर्ड बन जाएगा, वो इमॉर्टल बन जाएगा। एंड वी कैन गेट द वर्ड इमोर्टलाइज बाय एडिंग द सफिक्स। अगर हमें इमोर्टलाइज वर्ड चाहिए तो हमें सफिक्स ऐड करना पड़ेगा आई एस ई, और वो हमें पीछे ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली द वर्ड एग्री कैन टेक द प्रीफिक्स डिस। अगर हम एक और वर्ड देखें एग्री, तो अगर हम उसमें प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं डिस, तो वो डिसएग्री बन जाएगा। और अगर हमें डिसएग्रीमेंट बनाना है तो हमें सफिक्स ऐड करना पड़ेगा मेंट। तो कहने का मतलब है प्रीफिक्स आगे लगते हैं और सफिक्सेस हमारे पीछे लगते हैं। use of prefixes like im, dis or multi when added to the root word gives it a different meaning। अगर हम prefixes यूज करते हैं जैसे im, dis, multi, तो ये हमारे जो वर्ड है उसको एक नया मीनिंग दे देते हैं। जैसे कि अगर हम अन यूज करते हैं कॉमन में, तो अनकॉमन हो जाएगा और अनएबल हो जाएगा। इन हो गया इनकन्वीनियंट, इनजस्टिस। डिस को अगर हम यूज करते हैं दो अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, डिसएडवांटेज और डिसएग्री।
या डिस्कम्फर्ट। अगर हम IL देखते हैं तो इलीगल, इनएलिजिबल या इलिटरेट, इरेलीवेंट। तो ये हमारे आगे। अब हम आते हैं IR पे, तो हमारा इरेगुलर, इरेलीवेंट, ये हमारे आ गए। IM से हम बना सकते हैं इम्पॉसिबल, इम्पेशेंट या इमोटल, ये सब। मल्टी से हम बना सकते हैं मल्टीलिंगुअल, मल्टीफैक्टेड, मल्टीनेचुरल, ये सब हमारा मल्टी से बन सकता है। फोर हमारा आ गया फोरनून, फोर वॉर्म, फोर है, ये सब हमारे आगे प्रीफिक्सेस। अब हम ये कुछ हमारे सफिक्सेस हैं जो कि पीछे ऐड होते हैं, जैसे कि एज, बैगेज, पोस्टेज, और कुछ और। DOM, डॉम, काइंड किंगडम, स्टारडम हमने यूज किया। हुड में स्टेट को, हम स्टेट के साथ हमने हुड लगा दिया तो वो स्टेटहुड बन गया। बॉय के साथ हमने बॉयहुड बना दिया। या अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारे ये सफिक्सेस पीछे ऐड होके अलग अलग मीनिंग बताते हैं। ISM हो गया तो हमारा हीरो का हीरोइज्म बन गया, हिंदू का हिंदुज्म बन गया। अब हम आते हैं कंपाउंडिंग पे। Compounds are made up of two or more parts which can also occur independently as words. Compounds वो होते हैं, जब भी हम compounds बनाते हैं तो वो एक या एक से ज्यादा पार्ट से कंबाइन होकर बनता है। These separate words are combined to form other new words. जो हमारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इनको जब हम एक साथ बनाते, एक साथ लेते हैं, तो उसमें से एक नया वर्ड निकल के आता है, विच आर लिस्टेड सेपरेटली इन द डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी में अलग से सेपरेट लिस्ट किया जाता है, एंड हैव सेपरेट मीनिंग्स, और उनके बिल्कुल सेपरेट अलग तरीके के मीनिंग होते हैं। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक को और बोर्ड को हमने एक साथ जोड़ दिया तो ब्लैक बोर्ड बन गया, मतलब काला बोर्ड बन गया, जो कि हम स्कूल में यूज करते हैं। फ्लावर पॉट, इन ये दोनों अलग अलग वर्ड है, फ्लावर और पॉट। अगर हमने इनको एक साथ यूज कर लिया तो वो फ्लावर पॉट बन गया, मतलब फ्लावर को रखने का पॉट। आर्म और चेयर, आर्म अलग है और चेयर अलग है, तो वो अगर हम एक साथ जोड़े तो वो आर्म चेयर बन गया। यूजिंग अ डिक्शनरी एंड अ thesaurus. Dictionaries are of help in checking and learning of pronunciation with the correct stress pattern. जो हमारी डिक्शनरी होती है वो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को चेक करने में, या कोई भी प्रोनाउंसिएशन अगर हमें लर्न करना है या हमें उसे करेक्ट वे में बताना है, उसका जो स्ट्रेस पैटर्न है, तो हमारी डिक्शनरी हेल्प करती है उस चीज में। मीनिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट विद एग्जांपल्स ऑफ ग्रामर ऑफ अ वर्ड। अगर हमें किसी भी चीज का मीनिंग ढूंढना है या उसके एग्जाम्पल्स के साथ, या ग्रामर उसका कैसा होगा। एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ अ स्पीच इज बिलोंग्स टू वेदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इन केस ऑफ अ वर्ब। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि बिलोंग करती है वेदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, का ट्रांजिटिव पे और इंट्रांजिटिव पे इन केस ऑफ अ वर्ब, और वेदर काउंटेबल और इनकाउंटेबल। अगर हम वर्ब की तरफ से देखें या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। इन केस ऑफ अ नाउन, नाउन में वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सम डिक्शनरीज लाइक द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कुछ जो डिक्शनरीज होती है जैसे कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो कि 2002 एडिशन, जैसे OALAD, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है इसका, गिव्स द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। इन्होंने क्या किया है, ओरिजिन दी है किसी भी वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल, Gordian knot, which means a very difficult or impossible task or problem, then in origin of the word it mentioned. Origin का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द लेजेंड इन विच किंगडम गॉडियस टाइड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नॉट। जब जो लेजेंड थे, जो किंग गॉडियस थे जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड जो नॉट थी, मतलब एक गांठ, वो उन्होंने मार दी थी, एंड सेड दैट whoever untied it would become the ruler of Asia. उन्होंने और ये कह दिया कि जो भी इस नॉट को खोलेगा, मतलब जो भी इस गांठ को खोलेगा वो एशिया पे रूल करेगा। Alexander द ग्रेट कट थ्रू द नॉट विद हिज स्वॉर्ड। और जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उन्होंने क्या किया, अपनी जो स्वॉर्ड थी, जो अपनी तलवार थी, उससे उसे कट ही कर दिया। Moreover, dictionaries like the Cambridge International Dictionary of English, जैसे कि बहुत अलग अलग डिक्शनरी, जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी जो है वो 1995 एडिशन इंक्लूड्स अ पिक्चर डिक्शनरी, उसके अंदर पिक्चर भी है। एग्जांपल, ऑन किचन, बाइसाइकिल एक्सेट्रा, एज डच एडवांस, ऑक्सफोर्ड और कॉलिनस कोबिल्ड। जैसे कि आजकल की जो एडवांस है, जो मतलब नई डिक्शनरी, जैसे एडवांस ऑक्सफोर्ड और कॉलिनस कोबिल्ड। The last dictionary mentioned here also includes word webs और topic related। जो हमारी लास्ट डिक्शनरी है जो कि यहाँ मेंशन की गई है, वो उसके अंदर जो वर्ड है वेब्स
और जो टॉपिक रिलेटेड है वोकैबुलरी से थ्रू इंसाइक्लोपीडिया लाइक रीडिंग कंबाइन विद रिलेटेड आर्ट वर्क, जैसे कि जो इंसाइक्लोपीडिया से कंबाइन है, जैसे कि हम कुछ रीड करते हैं जो कि कंबाइन करके हम रीड करते हैं, वो रिलेट करता है आर्ट वर्क से। वर्ड पार्टनरशिप, मतलब कहने का ये है कि वर्ड पार्टनरशिप, जब दो वर्ड्स के बीच में पार्टनरशिप होती है, जब हम दो वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, कोलोकेशंस करते हैं उनका, एंड वर्ड लिंक्स, वर्ड ओरिजिन, एग्जांपल जियो इक्वल्स टू अर्थ। जियो का मतलब हम अर्थ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी, जियो पॉलिटिकल, इसमें हम सब किसके बारे में बात करें, अर्थ के बारे में बात करें। और इवन यूसेज लाइक लेस एंड फ्यूअर, हम इसका जो यूसेज है वो कम भी हो सकता है और वो फ्यूअर भी हो सकता है। You also have used the dictionary to decide whether a particular word is formal. हमने भी जो है डिक्शनरी यूज करी होगी ये डिसाइड करने के लिए जो ये वर्ड है ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, एंड शोज अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल टू कंप्लीट टास्क। और ये अप्रूवल दे रहा है हमें या डिसअप्रूवल दे रहा है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सेटिंग चेक योर प्रोग्रेस, चेक योर प्रोग्रेस में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इस चीज पे बेस्ड है। वाइल द लैंग्वेज ऑफ लिटरली क्रिटिसिज्म, अगर हम लैंग्वेज देखें लिटरली क्रिटिसिज्म की OALD में, इज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड की गई है। द टेक्स्ट मैसेजिंग एंड इमोटिकॉन्स इंक्लूड इन कोलिस कोबेल्ट इज वेरी हैंडी। और जो हमारी टेक्स्ट मैसेजिंग है जिसमें इमोशंस है जो कि हमारी कॉलेज कोबेल्ट में है, वो बहुत ज्यादा हैंडी है। इन एनी एज ऑफ ईमेल्स एंड SMS, हमारे आजकल की ईमेल्स और SMS की दुनिया में। इन अदर वर्ड्स, अ डिक्शनरी इज नॉट ओनली अ यूजफुल रेफरेंस मटेरियल बट आल्सो अ treasure house of information to build up the vocabulary of your teacher, of your learners। जो हमारी, अगर दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारी डिक्शनरी है वो हमारे लिए यूजफुल रेफरेंस के अलावा भी हमारे लिए थीजर, एक ट्रेजर हाउस है, जिसकी वजह से हम अपनी जो वोकैबुलरी है उसको आराम से बिल्ड कर सकते हैं, और जो लर्नर्स है वो आराम से डिक्शनरी में पढ़ के भी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल फाइंड बोथ द ट्रेजर थीजर्स एंड द डिक्शनरी। जो हमारी बड़ी क्लासेस होती है उसमें हम दोनों फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमारे पास दोनों रहते हैं, थीजर्स भी और डिक्शनरी भी। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है रीड करनी और टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लिखने के लिए। लेट अस सम अप। आइसोलेटेड वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। जो हमारे आइसोलेटेड वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं याद रखने। व्हेन वी लर्न वर्ड एंड फ्रेजेस, जब भी हम कोई वर्ड लर्न करते हैं या फ्रेज लर्न करते हैं, आर मेमोरी ट्राइज टू ग्रो, आर मेमोरी ट्राइज टू ग्रुप वर्ड्स दैट गो टुगेदर। तो जो हमारी मेमोरी है वो ये ट्राई करती है कि जो एक जैसे वर्ड है उनका ग्रुप बनाने की सोचती है, सो दैट वन वर्ड ऑफ फ्रेज रिमाइंड्स अस अनदर, ताकि जो एक वर्ड है वो हमें दूसरे फ्रेज को या वर्ड को याद करने में हेल्प करे। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस लेसन। हमने इन सब चीजों के बारे में अलग अलग सेक्शंस में डिस्कस किया। एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, अगर हम सेम टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएटेड वर्ड्स होंगे, द पिक्चर ऑन किचन, तो ये हमारे एसोसिएटेड वर्ड्स रहेंगे। एग्जांपल्स ऑफ अ मोर जनरल वर्ड सुपरऑर्डिनेट हाइपोनियम्स, एग्जांपल फर्नीचर, टेबल, चेयर। सिमिलर इन मीनिंग, जो कि सिमिलर है मीनिंग में हमारे, जिन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं, लेजी और इंडोलेंट। अपोजिट इन मीनिंग्स, जिसमें हम मिक्स सेपरेट करते हैं। अरेंज्ड along a scale word continuum, एग्जांपल लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, पेज, चैप्टर, बुक। हम मतलब जब हम एक स्केल अरेंज करते हैं, जैसे कि पहले लेटर आएगा, उस लेटर से फिर वर्ड बनेगा, वर्ड से फ्रेज बनेगा, फ्रेज से सेंटेंस बनेगा, जब सेंटेंस बनेगा तो पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ से हमारा पेज बनेगा, पेज से हमारे चैप्टर बनेंगे और चैप्टर से हमारी बुक बनेगी। बिल्ट फ्रॉम द सेम बेसिक वर्ड्स, कभी भी हम जब सेम बेसिक वर्ड से कुछ भी चीज बनाते हैं, जैसे कि एफिलिएशन, कंपाउंड वर्ड, जैसे कि टाइप, तो उसमें अगर हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया री तो वो री टाइप बन गया, और अगर हमने चाइल्ड में सफिक्स जोड़ दिया तो वो चिल्ड्रन बन गया, और टाइप में हमने राइट जोड़ दिया तो वो हमारा टाइप राइटर बन गया। However, you must have observed that all the techniques discussed in the lessons are applicable to teaching of content words। हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी हमने टेक्निक यूज करी है या डिस्कस करी है ऊपर, वो हमारी सारी एप्लीकेबल है कंटेंट वर्ड्स के ऊपर। सेकेंडली, अ वर्ड इज रियरली लर्न एट वन गो। और सेकेंड हमारा ये मतलब होता है कि जो वर्ड है वो जल्दी से लर्न नहीं होता है, hence the need to review, revise and recycle words at frequent intervals so that the learning is spiral and a new aspect
एक्सपेक्ट इज एडिड ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। हमें उस पर दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, रिसाइकल करना पड़ता है, ताकि जो हमारी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा स्पाइरल बन सके और हमारे नए नए एस्पेक्ट हमारे जल्दी जल्दी ग्रेजुअली एडिट होते रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द यूज ऑफ द मदर टंग। हमारा लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, जो हमारी यूज होता है मदर टंग का इन प्रोवाइडिंग अ क्विक वर्ड मीनिंग इन अ क्लासरूम। किसी भी क्लासरूम में एक क्विक वर्ड मीनिंग बताने के लिए जो हमारी मदर टंग होती है वो यूज आती है। While it is easier to give supply a mother tongue equivalent and classroom saves time, हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकता है सप्लाई करना मदर टंग को क्लासरूम के अंदर, और ये हमारा टाइम भी बचाता है। द टेक्निक शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड एंड मस्ट नेवर बी अ प्रैक्टिस। जो हमारी ये टेक्निक है हमेशा स्पेरिंगली यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं और ये इसकी हमें कभी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी मदर टंग है, हम इसे कभी भी बोल सकते हैं। A classroom is the only place to listen to and use the second language। जो हमारी क्लासरूम होती है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुनते हैं और यूज करते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज का। एंड हेंस ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल टाइम इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और जो हमारा ऑप्टिमल यूज होता है किसी भी टाइम को जो हमारे लिए अवेलेबल होता है वो हमारे लिए नेसेसरी होता है, उसको हमें ऑप्टिमल यूज करना चाहिए, मतलब उसका हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए। मोर ओवर वोकेबलरी टीचिंग डज नॉट एंड इन स्कूल। जो हमारी वोकेबलरी टीचिंग है वो कभी भी हमारी स्कूल में खत्म नहीं होती, इट कंटिन्यूज वेल इन टू आवर अडल्ट लाइफ। वो हमारी अडल्ट लाइफ में भी कंटिन्यू चलती रहती है। इट इज आर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जब तक हम जिंदा है या जब तक हमारी जो लाइफ है वो है तब तक हमारी ये वोकेबलरी चलती जाएगी। ऑल्सो आर पैसिव वोकेबलरी इज मच लार्जर देन आर एक्टिव वोकेबलरी। और जो हमारे पैसिव वोकेबलरी होती है वो हमारी एक्टिव वोकेबलरी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। डिफरेंट टेक्निक सेपरेटली एंड इन कॉम्बिनेशन, हमारी अलग अलग टेक्निक होती है, पहले हम सेपरेट करते हैं फिर उनको कंबाइन करते हैं। मे बी इफेक्टिवली यूज फॉर टीचिंग, वो हमारे लिए हेल्प करता है इफेक्टिवली टीच करने में, एक्सपेंडिंग करने में, कंसोलिडेटिंग करने में स्टूडेंट की वोकेबलरी को। डिक्शनरी एंड द थीजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल एंड स्टूडेंट शुड बी टॉट एंड एनकरेज टू यूज द सेम। जो हमारी डिक्शनरी होती है, जो हमारे थीजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल होता है स्टूडेंट के लिए जानना और उनको एनकरेज करना कि तुम भी इसे यूज करो। वोकेबलरी गेम्स मेक लर्निंग रिवाइजिंग और नोन वर्ड्स इंजॉयबल। जो वोकेबलरी गेम्स होता है हमारा, मतलब जो वोकेबलरी होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी कर देती है लर्न करना, रिवाइज करना और हमारे नए नए वर्ड्स को इंजॉय करना, और जो हमारे जिन वर्ड्स को हम जानते हैं उनको इंजॉयफुल तरीके से यूज करना।